लोग यूरोपियन हैं वो सब शालमाग्ने के लीनियज से ही बिलोंग करते हैं। यानी आज की डेट में जो भी यूरोपियन हैं उनके सबके फोर फादर या एंसेस्टर किंग शालमाग्ने ही हैं। 2013 में जेनेटिसिस्ट पीटर राल्फ और ग्रैहम कूप ने ये स्टडी की कि डीएनए भी सेम चीज बता सकता है जो जोसेफ चैंग का मैथमेटिक्स मॉडल बताता है। पीटर राल्फ और ग्रैहम कूप ने लगभग 2000 लोगों का डीएनए सैंपल लिया और इन डीएनए सैंपल में डीएनए के लेंथ को मेजर करके ये अज्यूम किया कि लोगों के डीएनए में शफल हुआ है और ये एनालाइज करने की कोशिश की गई कि ये शफल आखिर कितने साल पहले हुआ था। जोसेफ चैंग की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की बात करें तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं थी और शायद इसलिए हम जब भी शादी करते हैं तो अपनी ही सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में करते हैं, अपने ही रिलीजन में ही करते हैं, अपने जियोग्राफिकल एरिया में करते हैं और अपनी ही सेम लैंग्वेज बोलने वाले से करते हैं। लेकिन रैल्फ और कूप के जेनेटिक एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं था। रैल्फ और कूप के अकॉर्डिंग एंसेस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तेजी से ट्रांसफर होती है और उसके लिए सेम सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। रैल्फ और कूप का ये भी मानना है कि कोई भी ट्राइब खुद को ज्यादातर दिन तक आइसोलेट होकर नहीं रख सकती है और जब ट्राइब बाहर की दुनिया में निकलती है तो ब्रीड आउट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेती है और ब्रीड आउट करती है तो जीन बहुत ही रैपिडली ट्रांसफर होता है। इसलिए हमें एंसेस्ट्री की कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ अपने सोशियो इकोनॉमिक या जियोग्राफिकल फैक्टर नहीं कंसिडर करने होंगे बल्कि हमें ट्राइब फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होगा। बात जब एंसेस्ट्री की होती थी तो इसमें हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होता है और इसकी स्क्रूटिनी भी करनी होती है। ज्यादातर लोग एंसेस्ट्री को एथनिसिटी समझने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि एथनिसिटी तो जियोग्राफिकल लोकेशन बताती है। एंसेस्ट्री में अगर हम बैकवर्ड जाते रहेंगे तो हमें ये पाएंगे कि हम सब कहीं न कहीं रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया हमारी एंसेस्टर्स की फैमिली भी एक्सपैंड होती गई और हम धीरे धीरे रॉयल टच से दूर होते गए और प्रेजेंट टाइम में हमें सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में ही पता है या ज्यादा से ज्यादा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। वैसे हम ये सोच के खुश हो सकते हैं कि हम सब के अंदर कहीं न कहीं रॉयल ब्लड फ्लो कर रहा है। द एंड ऑफ रेस। हमारी सोसाइटी में कई तरह की बुराइयां फैली हुई हैं और इन सब में रेसिज्म एक ऐसी बुराई है जो सालों से चली आ रही है। अगर आपका स्किन कलर डार्क है या फिर आप अगर एशियन हैं तो यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में आपको रेशियल अब्यूज जरूर सुनने को मिलेगा। आज हम 20th सेंचुरी में हैं, फिर भी रेसिज्म अभी तक फैला हुआ है। हर दिन रेसिज्म के इंसिडेंट को लेकर रोज नई नई न्यूज आती रहती है। हमारे प्लेनेट में ऐसा कोई नहीं है जिसको आप उसके डीएनए से डिफाइन कर सके। साइंटिफिक वे में किसी को डीएनए से डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल टास्क है क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों में कई सारे जेनेटिक और फिजिकल डिफरेंसेस आए और वक्त के साथ साथ आने वाले डिफरेंसेस से ही रेस बनती है। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेस को समझेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाएगा और अगर आप एक जेनेटिसिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि रेस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए लोगों ने रेस पर इतना ज्यादा फोकस किया और जिसका नतीजा यही हुआ कि कितने रंग के यानी डार्क पीपल को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी और आज भी रोजाना डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को अब्यूज मिलती रहती है। अगर मैं आपसे रेस को लेकर बात करूं तो ये वर्चुअली इम्पॉसिबल ही होगा कि आप राइट या रॉन्ग या इनजस्टिस या मॉरल शॉक को नहीं फील करें। रेस और रिलीजन की बात करते टाइम आप ये सारे इमोशंस फील करेंगे। रेस और रिलीजन को समझने के लिए हमें लॉजिकल वे में सोचना होगा। लॉजिकल वे में सोचकर ही हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जब नवंबर 1859 में पब्लिश हुई तो वो बुक काफी सक्सेसफुल हुई थी। बुक की सारी कॉपीज बिक चुकी थी। जनवरी 1860 में डार्विन ने इसी बुक का दूसरा एडिशन पब्लिश करवाया, लेकिन इस बार बुक में थोड़े चेंजेस थे। सेकेंड एडिशन में डार्विन ने एवोल्यूशन को ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया और अलग अलग कॉन्टिनेंट में लोगों में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज भी बताई। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बाद चार्ल्स डार्विन एक वर्ल्ड वाइड स्टार बन चुके थे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के पहले चैप्टर में डार्विन ने पिजन, प्लांट्स और बीस्ट्स की ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस किया और साथ ही क्रिएचर्स के म्यूटेबिलिटी यानी चेंजेस के बारे में भी डिटेल में बताया था। ब्रीडिंग और म्यूटेबिलिटी ने ही नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का ग्राउंड वर्क बनाया।
डार्विन के कजिन गैल्टन, जो कि खुद डार्विन की तरह साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने ये थियोरी पढ़ी तो उनके मन में ये थॉट आया कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके इंसानों की लाइफ को और इम्प्रूव किया जा सकता है। गैल्टन ने अपने साइंटिफिक करियर में कई सारी डिस्कवरी की, जैसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस, साइकोलॉजी ऑफ सिनेस्थेसिया एटसेट्रा। गैल्टन बहुत ही डेटा ड्रिवन थे, यानी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करते थे। उनका ये मानना था कि जितना ज्यादा डेटा होगा एक्सपेरिमेंट उतना ही क्लियर होगा। गैल्टन ने एंथ्रोपोमॉर्फिक लेबोरेटरी खोली थी और इस लैब को खोलने की यही वजह थी कि इस लैब के थ्रू नॉर्मल लोगों को ये दिखा सकें कि इंसान के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं वो कितने सिंपल हैं और इजी टू ऑपरेट हैं। गैल्टन के लैब के इंस्ट्रूमेंट से हाइट, हेयर, कलर, आर्म स्पैन ये सब मेजर किया जाता था। गैल्टन ने ही सबसे पहले यूजेनिक्स थियोरी दी थी और इस थियोरी के अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन को रीअरेंज कर दें, यानी रिप्रोडक्शन इंटररेशियल हो, तो चांसेस हैं कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाएंगे और ह्यूमन में कई अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। और इससे फायदा होगा कि ह्यूमन रेस इम्प्रूव होती जाएगी और सबके स्किन कॉम्प्लेक्शन भी एक जैसे ही होते जाएंगे। 20th सेंचुरी में यूजेनिक्स थियोरी को डिस्कार्ड यानी खारिज कर दिया गया, क्योंकि इस थियोरी का गलत इस्तेमाल किया नाजी ग्रुप ने। नाजी इस थियोरी की बेसिस पर ज्यूस और दूसरे माइनॉरिटीज पर अनएथिकल एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। 1873 में गैल्टन ने एक थियोरी दी कि अगर अफ्रीका में चाइनीज लोग कॉलोनी बनाते तो शायद तब नीग्रोस रेस ये टर्म कॉइन नहीं होता, यानी चाइनीज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन अगर चाइनीज कॉलोनी बना लेते तो अफ्रीका का इतना डेवलपमेंट भी नहीं होता जितना उनका डेवलपमेंट ब्रिटिश ने किया है। ब्रिटिश कॉलोनी के दौरान कुछ ऐसे भी नीग्रोस थे जो उस वक्त काफी वेल्दी हो गए थे और वो काफी इंटेलेक्चुअल भी हो गए थे। हालांकि ब्रिटिश कॉलोनी के आने से ही रेसिज्म तेजी से लोगों के बीच में फैल गया था और अफ्रीकन से लोग बेवजह नफरत करने लगे थे और उन्हें सिर्फ स्लेव ही मानते थे। जो एफ्लुएंट और रिच होते थे वो अफ्रीकन को स्लेव बना लेते थे। उस टाइम का ब्रिटिश एम्पायर स्लेवरी को लेकर बहुत ही प्राउड फील करता था, लेकिन 1807 में विलियम विल्बरफोर्स ने पार्लियामेंट में अबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड एक्ट पास कराने की कोशिश की। फाइनली 1833 में स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट बना था। 19th सेंचुरी में बायोलॉजी में चेंजेस आने लगे थे। पहले बायोलॉजी बोन के शेप और फीचर्स के बारे में थी, लेकिन बाद में जब डीएनए आई तो पूरी बायोलॉजी डीएनए के अराउंड ही चलने लगी। डीएनए से पहले ब्लड ग्रुप आ गया था। ABO ब्लड ग्रुप का यूज सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान होने लगा था। 1919 में पोलिश साइंटिस्ट ने लडविग और हांका हिचफील्ड ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के पैटर्न को समझा, जब उन्होंने सोल्जर का ब्लड का सैंपल लेना शुरू किया था और इस पैटर्न को 1970 में जेनेटिसिस्ट रिचर्ड लेवोंटिन ने और अच्छी तरह से स्टडी किया और इसकी डीप स्टडी करके लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से एक नया टॉपिक दिया। 1972 में रिचर्ड लेवोंटिन ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसमें ये मेंशन किया कि लोगों के ब्लड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंसेस होते हैं और ये ब्लड मॉलिक्यूल्स की वजह से ही लोगों में जेनेटिक डिफरेंस भी आता है। इस रिसर्च पेपर में ये भी बताया गया कि ब्लड मॉलिक्यूल्स और जेनेटिक डिफरेंस होने के लिए अलग अलग रेस होने की जरूरत नहीं है, यानी अगर आपकी सेम रेस है तो भी ये ब्लड मॉलिक्यूल्स और जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। यानी हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि एक ब्लैक पीपल और एक वाइट पीपल का ब्लड मॉलिक्यूल और जीन भी सेम हो सकता है। सिर्फ स्किन कलर के बेसिस पर हम ब्लैक और वाइट को दो अलग अलग रेस नहीं मान सकते। अगर हम ऐसा मानते भी हैं तो हम साइंस और ह्यूमैनिटी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। हालांकि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल में फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। एक ब्लैक पीपल का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है और एक वाइट पीपल का भी ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। अगर हम अर्थ से सभी रेशियल ग्रुप को वाइप आउट कर दें और सिर्फ एक ही रेशियल ग्रुप को बचाए रखें तो भी उस एक रेशियल ग्रुप में इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो 85% जेनेटिक वेरिएशन को अपने अंदर प्रिजर्व करके रख सकती है। हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस यानी कलर और साइज के डिफरेंस को डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे जीनोम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे एशियन लोगों की स्किन टोन यूरोपियन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा डार्क है। इसके अलावा एशियन के बाल ज्यादा थिक होते हैं और काले होते हैं, जबकि यूरोपियन के बाल ब्लॉन्ड और थिन होते हैं। एशियन और यूरोपियन के लोगों के लिप्स के शेप और साइज में भी काफी फर्क है। हम क्लियरली कह सकते हैं कि हम सबके जीन ऑलमोस्ट सेम है और क्या पता आपका और मेरा दोनों का ही ब्लड ग्रुप पैटर्न भी सेम हो।
रेसिज्म को एनकरेजमेंट कॉलोनीज से मिला, जब बड़े बड़े एम्पायर छोटी